सईद साहब, ट्रंप तो बड़े खुश दिखाई देते हैं इस डील पर। वो तो कहते हैं कि ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा, ईरान तबाह हो गया। वो ये कहते हैं कि हमने किसी मजबूरी मायूसी में ये मुआहिदा नहीं किया। वो कहते हैं ईरान को 1 सेंट 10 सेंट भी नहीं हम देंगे। तो लेकिन जब जो पॉइंट सामने आए हैं वो तो लग रहा है सारे के सारे वही पॉइंट्स जो इनकॉर्पोरेट हुए हैं जो कि ईरान के मुतालिबात थे। तो इस डील का फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और मेरी तरफ से साजिद तारड़ साहब को अस्सलाम वालेकुम। ही इज अ वेरी फाइन पर्सन टू बी विद ऑन अ प्रोग्राम। देखिए, मेरे ख्याल में जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग से निकले थे तो वो इसलिए निकले थे कि उनको एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड ये एहसास हो गया था कि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि जहां विक्ट्री इज नोवेयर ऑन द कार्ड्स। ठीक है ना। और एक सुपर पावर के लिए सबसे जो बुरी चीज है वो ये होती है कि आप अपनी चीज या अपनी पॉलिसी को दुनिया के किसी हिस्से पे इंप्लीमेंट ना कर सके। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मेरे ख्याल में बहुत अक्लमंदी की और उन्होंने अपने आप को इस जंग से निकाल लिया। और उसकी वजूहात जो है वो साजिद साहब ने अपनी डिस्कोर्स में की, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं उसमें सिर्फ ऐड करूं तो ये था कि इट इज द मोस्ट अनपॉपुलर वॉर फॉर द अमेरिकन। तकरीबन 75% अमेरिकन इस जंग को जायज जंग नहीं समझते हैं। और आज की जो नई जनरेशन है वो होलोकॉस्ट उनको कोई का नहीं पता है, लेकिन उनको जेनोसाइड ऑफ गाजा का जरूर पता है। और सोशल मीडिया ने जो नई पौध जो आ रही है या नई जनरेशन जो है उसको बहुत एजुकेट कर दिया है। इसकी वजह से जो साजिद साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इज द वर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ नाउ, और इसी वजह से अमेरिका अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से दूर करता चला जा रहा है। जहां आपने पैसों की बात की, देखिए अमेरिका अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन अगर वो ये चाहता है कि लबनान में और इस इलाके में पीस हो, क्योंकि इसमें सिर्फ इजराइल उसका हलीफ नहीं है, गल्फ कंट्रीज भी उसकी हलीफ है। और अगर वो चाहता है कि इस इलाके में उसका फ्यूचर भी कोई हो ताकि वो अपने बेसिस को मेंटेन कर सके, अपनी रिक्वायर्ड मिलिट्री प्रेजेंस को मेंटेन कर सके, तो उसको ईरान की ये शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि ईरान का उन्होंने बॉम्बिंग से बहुत ज्यादा नुकसान किया है। मिलिट्री टारगेट्स तो एक तरफ, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स इमरान साहब थे वो बहुत ज्यादा हिट किए हैं। और ईरान को अगर रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो वो सिर्फ 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो वो हॉर्मुज पे टोल टैक्स लगाए, या जो उसके असेट्स फ्रीज हुए हुए हैं अमेरिका उनमें से एक पोर्शन अभी कर दे, और बाकी जो है फाइनल जो मुआहदा होगा उसके बाद एक टाइम फ्रेम के अंदर वो असेट्स कर दे। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका जो है अपनी जेब से तो कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ईरान के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगी, उसके जो असेट्स फ्रोजन है वो उसको मिल जाएंगे, और इमीडिएटली उसको तकरीबन $7 to 8 बिलियन मिल जाएंगे। एंड ओवर अ ईयर और सो मेरा ख्याल उनको तकरीबन $100 बिलियन जो उनके अपने पैसे हैं पूरी दुनिया में फंसे हुए वो उनको मिल जाएंगे, एंड दैट वुड बी अ गुड अमाउंट फॉर देम टू स्टार्ट रिकंस्ट्रक्शन। बिल्कुल जी। ये जो $300 बिलियन का, इमरान अगर 1 मिनट मुझे आप दीजिए। ये जो $300 बिलियन के ऊपर पूरी दुनिया में काफी लोग इतराज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक कैच 22 सिचुएशन है फॉर ईरान। ये पैसा जो है ना, ये गल्फ कंट्रीज ये फंड बनाएंगी जो डेवलपमेंट फंड है, और ये पैसा जो है सिर्फ उस सूरत में ईरान को अवेलेबल होगा अगर ईरान जो फाइनल मुआहदा जो है उसकी शिकों के ऊपर अमल दरामद करता है। सही, ठीक है ना। सो जो फाइनल शिक के ऊपर अमल दरामद के लिए भी ईरान को एक जिसको कहते हैं लॉलीपॉप दी गई है, और अगर ईरान वो करता है तो ये गल्फ कंट्रीज जो है वो ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, और जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगी तो सब कंट्रीज के एक दूसरे के साथ हालात अच्छे हो जाएंगे, और इस इलाके में जो कशीदगी है, बेशक वो अरबी अजमी डिवाइड हो या शिया सुन्नी डिवाइड हो, वो जब तिजारत होगी आपस में तो वो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। सईद साहब, अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो MOU पर दस्तखत किए हैं तो उनकी जो पब्लिक है वो उनके खिलाफ बातें कर रही है, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, और उनको
पॉलिटिकली काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। उधर हम देख रहे हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान जो है उन पे भी गद्दारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ईरान में भी हमने पिछले चंद रोज़ में देखा छोटे छोटे एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं, और सुप्रीम लीडर ने भी अपने आप को अलग किया कि मेरी ओपिनियन इस MOU से अलग थी। तो आपके ख्याल में इस MOU से गेन किसका था और लूजर कौन है? मेरे ख्याल में गेन तो दोनों कंट्रीज अमेरिका और ईरान दोनों करेंगे, इस MOU से भी और जो फाइनल मुआहदा का उससे भी। और जो लूजर इस पूरी गेम में होगा वो सिर्फ इजराइल होगा। और मैं जहां तक आपने स्टेटमेंट्स और अमेरिका में और ईरान में बात की है, देखिए 100% बैकिंग तो कभी भी नहीं होती। जब भी आप पीस डील करते हैं तो कुछ लोग आपके कुछ पॉइंट्स के साथ एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं। ये सिर्फ जंगों में होता है कि पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है और अपनी लीडरशिप के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। तो हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम्स आएंगे, ये डिफिकल्ट टाइम्स हैं, क्योंकि यही नेगोशिएशंस हैं, यही परसेप्शन मैनेजमेंट है जिसको जो पाकिस्तान और जो बाकी सालिस हैं वो आगे लेके चलेंगे। मेरे ख्याल में ईरान को जो है ना अब इस जोन से निकल जाना चाहिए कि वो ये जंग जीत चुके हैं। अब उनको ना प्रेगमेटिक होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इन 14 पॉइंट्स में से जो MOU है उसका जो 14वां पॉइंट है जी, वो ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों जो फाइनल मुआहदा होगा उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव बिल्कुल करवाएं। जी।